तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इसमें आपका जो है पहला परिचय हम लोगों ने आपका देख लिया था। और आपको पता होगा कि 12th क्लास है हमारी, और हम लोग समस्या शास्त्र में कल अपनी बुक को आपका प्रारंभ कर चुके हैं। और जिसके अंतर्गत हम सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को एक एक करके गौर करके बहुत अच्छे से आपका देख रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो कल के चैप्टर में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि हमें समस्या शास्त्र का जो आपका व्यवहारिक पहलू है, उस व्यवहारिक आपका पहलू की हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत बात करनी है और सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हमको गौर करके देखना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो महामंदी का जो दौर था, यहाँ तक मैं आपको समझा चुका था, यहाँ तक आपको बता चुका था। फिलहाल इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके जो और अन्य पहलू हैं उन पर आपका गौर करके हम लोग आपका देखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। जैसे आपको पता होगा कि इसी बुक के अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं। देखिए, कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र से हमने सामान्यतः विश्लेषण को सरलीकरण किया है। यानी कि अगर हम किसी चीज का कोई विश्लेषण करते हैं, उसको हम इजीली कैसे देख सकते हैं, इस पर हमने बेसिकली बात की। जैसे कह रहा है कि एकल एकल का मतलब है सिंगल सिंगल कल्पना वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके कैसे देश के कुल उत्पादन, कल्पना का मतलब होता है अजम्पशन, आप कैसे सिंगल अजम्पशन करके हमारी जो आपका वस्तुएं हैं उनको मतलब उनको सेंट्राइज करके कैसे हम किसी भी उत्पादन का, यानी कि कुल उत्पादन का, टोटल आपका प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, रोजगार के स्तर का संबंध और उन विशेषताओं, यानी कि परिहार कहते हैं, जिनमें आप देखेंगे कीमत, ब्याज दर, मजदूरी दर, लाभ इत्यादि से है। तथा इससे क्या होता है कि इसे हम सरलीकृत करने में सक्षम हैं और इस तरह की उपयोगिता के तरीके के अध्ययन के द्वारा उसे सार प्राप्त होता है। कैसे होता है कि जिस तरीके से हम लोग उनके अध्ययन को देखते हैं, एक एक करते हैं और उनका जो सार है वो स्पष्ट होता है। उनकी अधिकता वस्तुओं के साथ होती है जो बाजार में खरीदी और बेची जाती हैं। आप देखते हैं जो हमारी वस्तुएं हैं मार्केट में, आप या तो किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं या आप उसको बेचने के लिए जाते हैं। क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं जो कीमत, जो ब्याज, जो मजदूरी दर या लाभ इत्यादि के साथ होता है, वो आपको कामों बेशक दूसरी वस्तुओं के साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही कंडीशन में ही सारी चीजें एप्लीकेबल है, नहीं, ऐसा नहीं है। खास तौर पर इससे जब इन गुणों में तेजी से बदलाव होता है। किन गुणों पर बदलाव होता है? ये फैक्टर हैं इनमें क्या होगा, आपका आपका तेजी से इनके चेंजेस आने शुरू होंगे। तो उसी तरह जैसे कि कीमतें बढ़ती हैं, कैसी होती कीमत, आप देखते होंगे किसी वस्तु का जो प्राइस है वो आपका धीरे धीरे इंक्रीज होता है और किसी का अचानक से बूम करता है। क्लियर है? तो अगर आपका कीमतें बढ़ने लगे तो उस स्थिति को कहा जाता है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब वस्तुओं की वैल्यू कम हो जाए और कीमत ज्यादा हो जाए, कीमतें बढ़ने लग जाए। ठीक है, अब कीमतें बढ़ेंगी तो ऐसे में आप देखते होंगे कि बाजार में उसका शॉर्ट टर्म होने लगता है किसी वस्तु का, तो ही तो उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। जैसे कि आज आप वर्तमान के समय में देखिए कि आप देखेंगे टमाटर और प्याज के रेट अचानक बढ़ते हैं। क्लियर है? क्योंकि एक विशेष सीजन में कभी कभी जो होता है, कुछ मौसमी आपकी क्रियाओं की वजह से उनके प्रोडक्शन में, उत्पादन में हमको पर्याप्तता नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, आप देखेंगे कीमतें बढ़ जाती हैं वस्तुओं की। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो क्या होगा, इसके रोजगार और उत्पादन का स्तर गिरने लगता है। अब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं होगी, तो आपका दो चीज हमेशा इंपैक्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट को और प्रोडक्शन को। और अगर ये बहुत लंबे समय तक चल जाए तो इसी को कहते हैं हम लोग मंदी। क्या कहते हैं? मंदी। आपने कोविड के समय में देखा होगा कि चीजों का उत्पादन कम हो रहा था, चीजें आपकी महंगी रेट पर बढ़ने लग गई थी, और चीजें जब आपकी उस दर पर बढ़ रही थी तो उस समय क्या हो रहा था कि लोगों के रोजगार छिन रहे थे, प्रोडक्शन जो आपके यूनिट्स हैं, जो इकाई हैं, वो आपका बंद हो रखी थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा था, आपका मंदी आ रही थी। मैं आपको बता दूं, भारत में एक दौर था 1991-92 तक, और इस दौर को बोलते हैं कि भारत का, जिस तरह से 1929 में जो महामंदी यूएस में आई थी, ऐसा ही कुछ दौर भारत के समय में भी था।
लेकिन उस समय हमारे जो आपका नीतिकर्ता थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के ने द्वारा जो एक नीति लागू की गई जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उस नीति के तहत हमारे यहाँ महामंदी आने की चपेट में हम लोग खड़े ही थे, उसको हमने दूर निकाल लिया। क्लियर है? तो मैंने थोड़ा सा आपको लिंक करके बताया है कि कैसे होता है। आगे देखिए, कह रहे परिवर्तनों के संचालन की दिशा, सामान्य दिशा सभी व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए सामान्य उसी प्रकार की होती है जैसे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए समस्त रूप में दिखाई देती है। यानी कि जैसी दिखती है वैसे ही आपको इसकी पूरी कंडीशन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए, हमने नीचे देखा है कि कभी कभी हम उपयोगी सरलीकरण की विचलनाओं की ओर भी जाएंगे और हम यह भी अनुभव करेंगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बनी प्रतीत होती है। कोई भी देश की इकोनॉमिक आप अर्थव्यवस्था को देखिए, उसमें बहुत सारे आपके सेक्टर होते हैं, वो सेक्टर और उनसे ही वो अर्थव्यवस्था बनी होती है और उनको दिखाती है। जैसे आप भारतीय अर्थव्यवस्था को देखिए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का भी योगदान है, विनिर्माण का भी योगदान है और आपका सर्विस सेक्टर का भी योगदान है। एक समय था हाँ कि जब देश आजाद हुआ था केवल एग्रीकल्चर का ही योगदान था, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर का है। तो धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपका गिर रहा है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बने, तो प्राइमरी, टर्सरी और आपका सेकेंडरी हम लोग आपका तीनों से मिलकर बना है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं। कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए अर्थव्यवस्था के दो उदाहरण यानी कि कृषि या उद्योग, जिनकी हम बात कर रहा था अभी मैं, दो ये आपके क्षेत्र लिए हैं, एग्रीकल्चर और आपका इंडस्ट्री की अंतः निर्भरता, यानी कि यहां तक कि कीमतों के बीच प्रतिद्वंदिता। अंतर निर्भरता का मतलब है कि उन वस्तुओं के बीच आपसी कंपटीशन की, और यह क्षेत्रों के बीच संबंध जैसे कि एक प्रजा व्यवस्था के पारिवारिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र और सरकार एक अर्थव्यवस्था के पूर्ण रूप में देखने की अपेक्षा उस देश की अर्थव्यवस्था की कुछ चीजों और अच्छे से समझने में सहायता मिलती है कि हम आपका इन चीजों को देखते हैं और इन चीजों को देखने में हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से आपकी सहायता भी मिलती है। विभिन्न वस्तुओं को छोड़कर प्रतिनिधि वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना सुविधाजनक हो जाता है। कह रहे हैं कि आप और वस्तुओं को छोड़ दें और केवल जो चीजें, जो आपकी वस्तुएं हैं, जो आपके सेंट्रल पॉइंट में हैं, अगर आप उनको फोकस करेंगे तो उनको बड़ा सुविधाजनक हो जाता है। लेकिन इस प्रकार में किसी भी वस्तु की विशिष्ट गुणों की अपेक्षा हो सकती है। उदाहरण के लिए कृषि और औद्योगिक वस्तु के उत्पादन की दशा बिल्कुल भिन्न प्राकृतिक में होती है। अथवा यदि सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए एक श्रमिक प्रतिनिधि कोटि को लें तो हम किसी फर्म का प्रबंधन, लेखाकार, श्रम के बीच भेद नहीं कर पाएंगे। अतः कई मामले में वस्तु अथवा उत्पादन तकनीक एकल प्रतिनिधि कोटि के स्थान पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुएं के लिए प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि के रूप में तीन सामान्य प्रकार की वस्तुएं ली जाती हैं: कृषि वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं और सेवाएं। इन सेवाओं के उत्पादन तकनीक की कीमतों में अंतर हो सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र में यह विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न वस्तुओं और व्यक्तिगत स्तर का, निर्गत स्तर का, जो आपका व्यक्तिगत लेवल पर जो आउटपुट है, यानी कि बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन है, उसमें कीमतें, रोजगार के स्तर आदि का निर्धारण कैसे किया जाए। अगर कोई किसी वस्तु का या किसी चीज का अगर हम लोग कुछ आपका प्रोडक्शन करते हैं तो उसका हम लोग कीमतें और रोजगार के लेवल का क्या निर्धारण होगा, उसको कैसे मेंटेन करेंगे, इसको हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? यह की गई इस चर्चा में व्यष्टि अर्थशास्त्र के पूर्व अध्ययन को शायद आपको समझ आएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है। संक्षिप्त रूप में सार में देखेंगे तो वैश्विक आर्थिक एजेंट और प्रेरणाओं से जिन्हें वे आपके चलित होते हैं,
कि प्राकृतिक में उनका उल्लेख मिलता है, वीएसटी यानी कि जिसका अर्थ छोटा होता है, एजेंट अर्थात उपभोक्ता जो अपनी रुचि और आय के अनुरूप क्रय और वस्तुओं का इष्टतम होने का आपका चयन करते हैं। उत्पादन के लिए जो उत्पादित वस्तुओं से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपनी लागत को कम रखते हैं। क्या करते हैं? अपनी लागत को कम रखते हैं और वस्तुओं और बाजार की ऊंची से ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। क्या करते हैं कि वस्तु और जो बाजार हैं उनकी कीमतों को ऊंची से ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है। कैसे है व्यष्टि? आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वस्तु की बाजार में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचा जा सके। दो शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और आपूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन करता है। किसके बीच करता है? मांग और पूर्ति के बीच, डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर काम करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला अथवा निर्णायक कर्ता भी व्यक्ति होता है, क्रेता और विक्रेता कंपनी भी है, जो अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करती है। क्या करती है? जो अपने लाभों को करने का प्रयास अधिकतम करती है। उत्पादकता और विक्रेता उनके व्यक्तिगत संतोष तथा कल्याण के स्तर पर बड़ी संख्या में इसे व्यष्टि ही है, जिसे अपने शेयर धारकों के हित में कार्य करना पड़ता है, जो संपूर्ण देश के हित के लिए नहीं होता। व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए मैक्रो का तात्पर्य है बड़ा। मैक्रो का मतलब क्या है? बड़ा, यानी कि संपूर्ण देश को प्रभाव करता है, जैसे मुद्रास्फीति अथवा बेरोजगारी का इसमें उल्लेख नहीं। फिर भी हम मान लेते हैं कि ऐसा परिवर्तन नहीं है कि व्यक्तिगत आपके क्रेताओं में और आपके विक्रेताओं में बदलाव हो सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समस्या शास्त्र के निकटतम तब आता है जब उसे संतुलित यानी कि मांग और पूर्ति के प्रत्येक बाजार में दिखाई देना पड़ता है। समस्या शास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने का प्रयास है। तो हम लोग क्या है समस्या शास्त्र में? पूरी अर्थव्यवस्था की जो कंडीशन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या देख चुके हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग हमारी कोशिश क्या रहती है? देखिए कि व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन करते हैं और इसमें मांग और जो पूर्ति है इसी के ऊपर हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारी डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, उसी के ऊपर हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है। जबकि समस्या शास्त्र में क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति की हम लोग जांच करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, नाम लिख लीजिए, बहुत बार पूछ जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है? तो आपको पता होना चाहिए द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है एडम स्मिथ की है, ठीक। और प्रत्येक बाजार क्रेता और विक्रेताओं को अपने निजी हित में रखकर ही निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसके बारे में? क्रेता और विक्रेता के बारे में अगर इस विषय का निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्री को क्या होगा? संपूर्ण देश के कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक। इसको देख लीजिए। कह रहे हैं कि एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी देखा जाता है। तो पता होना चाहिए, आपसे पूछ ले कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक का मतलब होता है पिता यानी कि फादर। हम किसको बोलते हैं? मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑफ फादर किसको कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं, ठीक। उस समय वह विषय राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता था। वे स्कॉटलैंड के निवासी थे। उन्हें ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वे दर्शन शास्त्र में भी प्रशिक्षण हुआ था। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी एन इंक्वायरी यूनिट ऑफ द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपका 1776 का विषय में व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। पुस्तक के अनुच्छेद से यानी कि कसाई, किडवन और नगुआई के में परोपकारिता की भावना से हमें भोजन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि वे स्वयं भी स्वार्थ की आपका पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। हमें अपनी जरूरतों की बात करने के लिए ना तो मानवता की
और यहाँ तक कि उन्हें स्वयं प्रेम की उनकी आवश्यकताओं के बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन सुविधा के लिए स्वतंत्र बाजार, अर्थव्यवस्था की वकालत जरूर करते हैं। स्मिथ से पहले फ्रांस के फिजोकेट राजनीतिक दर्शशास्त्र में भी इसमें महान विचारक हुए हैं। तो ये थोड़ा नाम ध्यान रखना, द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है एडम स्मिथ की, और इसी में इन्होंने पूरे अच्छी तरह से इसको बताया है कि अर्थशास्त्र क्या है, कैसे किसी देश में कोई पैसा खर्च होता है। आपको पूछ लें, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे पहले अर्थशास्त्र के विषय में चर्चा किस भारत के दार्शनिक ने की थी, तो आपको पता होना चाहिए एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है चाणक्य। जानते हैं? समुद्र विष्णुगुप्त के नाम से भी आपका प्रचलित है। उन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र के विषय में उल्लेख किया था। आगे बढ़ें, अर्थशास्त्री ने पाया कि कुछ बाजारों में विद्वान रहती हैं, मामलों में विद्वान रहते हैं, द्वितीय में बाजार आपका विद्वान रहता है, मांग संतुलन की पूर्ति उत्पादन के असमर्थ है, तृतीयक महत्वपूर्ण बताया क्या कंडीशन है, और कैसे आपका निस्वार्थ रूप से रोजगार, प्रशिक्षण, इन सब चीजों पर आपका बल देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमको इसमें थोड़ा सा एक एक करके गौर करके देखनी थी। क्लियर है? ठीक, चलिए थोड़ा सा इसमें कुछ लिखते हैं जो मैंने आपको बीच में छोड़ दिया था लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, कुछ पूछना है इसमें, कुछ देखना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, है किसी का डाउट? तो यहां तक हमारा इसमें हो गया था, क्लियर हो गया समस्या साथ के रूप में। अब थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मंदी के कारण अमेरिका व अन्य विकसित देशों में अमेरिका व अन्य विकसित देशों के उत्पादन, आय व रोजगार में आई गिरावट का परंपरावादी जवाब नहीं दे सके। जिन लोगों ने आपका परंपरावादी रूप से अर्थव्यवस्था की व्याख्या की थी कि हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था इस तरह से अच्छी है, इकोनॉमिकल हमें कैपिटलिस्ट बाजार है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ये बेनिफिट हैं, वो लोग जवाब नहीं दे पाए। क्लियर है? ठीक, आगे देखिए, मंदी की ऐसी स्थिति, ऐसी गंभीर स्थिति ने अर्थशास्त्रियों जेम्स अर्थशास्त्रियों को व्यष्टि की बजाय समष्टि व्यष्टि की बजाय समष्टि स्तर पर सोचने के लिए
मजबूर कर दिया। क्या कर दिया? सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र वाले लोग कौन थे? ये वही थे जो आपकी परंपरावादी जो व्यवस्था थी, उस परंपरावादी व्यवस्था की बात करते थे कि कैपिटलिस्ट बाजार इस प्रकार है, मांग और वस्तु की आपूर्ति के अनुसार ही उत्पादन किया जाना चाहिए। ये वो थे परंपरावादी, मैंने आपको पिछले में बताया था। तभी क्या हुआ आप देखिए, कह रहे हैं तभी 1936 में इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.M. केन्स ने अपनी पुस्तक रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया। सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना की। सिद्धांत की आलोचना की। और एक नया वैकल्पिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या किया? एक व्यक्तिगत सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया, जिसे केन्स के सिद्धांत जिसे केन्स का सिद्धांत या समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अतः जेम्स केन्स को समष्टि
अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है। क्लियर है? तो आपसे पूछ ले समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि समष्टि शास्त्र का पिता कौन है। देख लीजिए इसको, अगला पेज कॉपी करें। देखिए थोड़ा पहला चैप्टर आपको अजीब लग सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। लास्ट पेज कॉपी करें। चलिए ध्यान दीजिए, हो गया बच्चों कॉपी? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा कंप्लीट हुआ। बेसिकली हम लोग आकर देख रहे थे इसमें समष्टि अर्थशास्त्र के और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच क्या अंतर है, कैसे आपका हम लोग व्यक्तिगत उत्पादन के स्तर पर व्यवहार से आगे बढ़े। 1929 की जब मंदी आई उसका दौर एक लंबा चला और यूएस ने उस मंदी को झेला और विश्वव्यापी भी उसके प्रभाव हमको देखे गए। तभी जेम्स कीन्स ने जो इंग्लैंड के थे अपनी पुस्तक दी और उस बुक में उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के विषय में लिखा और समष्टि अर्थशास्त्र की जो अवधारणा है आपका तभी उस समय से आई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि समष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है, तो जेके एंड जो आपके क्वींस हैं अर्थशास्त्री हैं उनको हम लोग बोलते हैं। जेएस क्लियर है? तो फिलहाल ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। अब आपको नए चैप्टर में मिलेंगे अगले लेक्चर में, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, उसके विषय में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।